हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिए। और आज तो सैटरडे है और सैटरडे को हम लोग एक क्या कहते हैं स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और वो स्पेशल टॉपिक क्या है उसे अभी तो हम नहीं बताएंगे, लास्ट के तक बने रहिए वीडियो में, तभी आपको पता चलेगा कि आज का आखिर में स्पेशल टॉपिक है क्या। और जो भी टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे बनता ही है। तो अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। और जिसने भी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे टाइम टू टाइम आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को शेयर किया जाता है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। सेकंड, आपको जो भी हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी जा करके हमें फॉलो कर सकता है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और गाइज़, इसकी पीडीएफ जो है वो हम लोग टेलीग्राम चैनल में ही शेयर करते हैं, तो वहाँ जा करके आप उसको ज्वाइन करिए और उसको वहीं से डाउनलोड कर लिया करिए। और दोनों की लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 9 से 11 फरवरी, मतलब 9 से 11 वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया। तो पहले तो ये देखना है कि ये समिट कब से कब तक चला। तो 9 से 11 फरवरी तक चलता है ये समिट। और इसमें जो आयोजन कहाँ किया गया वो फ्रांस में किया गया है। कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। और बात की जाए ये जो शिखर सम्मेलन है, ये जो समिट है, सम्मेलन है, इसमें जैसे यूके है, जर्मनी है, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, तो इन सब के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, सरकार हैं, उनके द्वारा इस सम्मेलन को क्या किया गया? संबोधित किया गया। भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उन्होंने इस समिट का संबोधन किया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें इस समिट की, वन ओशन समिट, तो ये किसके सहयोग से किया गया है? इसका आयोजन किसके सहयोग से किया गया? फ्रांस के द्वारा तो किया गया है, लेकिन फ्रांस की सहायता किस के द्वारा की गई है? एक तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के सहयोग से क्या किया गया है? फ्रांस के द्वारा यह आयोजन किया गया है 9 से लेकर के 11 फरवरी तक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य जो है वो देख लेते हैं। उसका उद्देश्य है महासागर का सतत विकास, और क्या करना है? जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? महासागर का सतत विकास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करना? सुरक्षित रखना। तो ये इसका क्या है? उद्देश्य है। इसके संरक्षण के लिए क्या करना? ठोस कार्यवाही करना। इसी के लिए इस सम्मेलन का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अगर बात करें, एक मिनट गाइस, अगर बात करें कि वन ओशन समिट जो है, इसका सम्मेलन जो था, इसका पहली बार जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन था, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। तो इसका जो सम्मेलन था वो पहली बार 2017 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। तो हमारे जो एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सतत विकास लक्ष्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, टोटल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? 17। तो 17 लक्ष्य में से जो एसडीजी 14 है, जो 14वां लक्ष्य है हमारा, वो क्या कहता है? वो इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसी, यानी कि समुद्र और जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं उनका क्या करना? प्रबंधन करना, और क्या करना? उनका संरक्षण करना। एसडीजी 14 क्या कहता है कि समुद्री और जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? प्रबंधन करना है और संरक्षण करना है। ये एसडीजी 14 कहता है। तो इसी थीम के साथ, इसी एसडीजी 14 के साथ ये सम्मेलन का आयोजन होता है। आई थिंक क्लियर
हो गया होगा। अगर बात करें महासागर विज्ञान का दशक किसे घोषित किया गया है? महासागर विज्ञान का दशक, तो जो संयुक्त राष्ट्र है वो जो समुद्री जीवन गिर रहा था उसको बहाल करने के लिए और जागरूकता को बढ़ाने के लिए, समुद्री जीवन को बहाल, गिरते हुए समुद्री जीवन को बहाल करना और जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया, 2021 से लेकर के 2030, 2021 और 2030 के बीच के दशक को क्या किया, सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक के रूप में नामित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि महासागर विज्ञान का दशक, जो सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक है, उसे कब से कब तक घोषित किया गया, तो 2021 और 2030 के जो बीच का दशक है उसी को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया गया। मतलब अगर इंग्लिश में कहें तो डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर बात करें कि वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में तो कई बार बता चुके हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। और फ्रांस के साथ तो भारत के बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जैसे शक्ति अभ्यास, गरुड़ अभ्यास, वरुण अभ्यास। तो शक्ति अभ्यास भारतीय थल सेना के साथ, भारतीय थल सेना और फ्रांस के बीच हुआ है जो शक्ति अभ्यास है। गरुड़ जो है, गरुड़ वायुसेना मतलब दोनों के वायुसेनाओं के मध्य हुआ है। वरुण अभ्यास जो है नौसेना के बीच हुआ है। तो ये भारत और फ्रांस के मध्य जो अभ्यास है वो किए गए हैं, शक्ति, गरुड़, वरुण, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब एक भी मतलब ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपको पता नहीं है, अब सारे क्लियर हो गए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मद्रास के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मद्रास के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी मनीश्वरनाथ रेणु को किया गया है। किसको किया गया है? एक मिनट देख लेते हैं कि है उनकी इमेज या नहीं है। एक मिनट, मे बी हो। ये देखिए, ये है मनीश्वरनाथ रेणु, इन्हीं को ही क्या किया गया, ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि मनीश्वरनाथ भंडारी मद्रास उच्च, मैं रेणु पता नहीं, मनीश्वरनाथ रेणु बार बार बोल रही हूँ, गलती हो गई, सॉरी। मनीश्वरनाथ भंडारी जो हैं ये मद्रास हाई कोर्ट के क्या हैं, नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फणेश्वरनाथ रेणु से मुझे याद आ रहा है, उन्हीं से नाम मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए। तो ये जो है कि क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मद्रास के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी मनीश्वरनाथ रेणु को, टी मनीश्वरनाथ रेणु को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें, चलिए अब यहाँ पे क्या आया है, हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, तो कुछ हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। हाई कोर्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति होती है वो कितने साल के लिए होती है? 62 वर्ष की। 62 वर्ष अधिकतम जो होती है इनका 62, और यही अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछ ले तो उसमें कौन सा हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें जो हाई कोर्ट है, इसको इन दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार है। तो जो रिट जारी करने का अधिकार है वो हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत जारी करने का अधिकार है? 226, और सुप्रीम कोर्ट को 32। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और रिट जो है 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निषेधाज्ञा है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। ये सब मैं ऑलरेडी अपने लास्ट के मतलब कुछ दिनों पहले ही अपने लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, जिसने देखा होगा उसको क्लियर होगा। अगर बात करें हाई कोर्ट की जो पहली चीफ जस्टिस थी, हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस कौन रह चुकी हैं? तो लीला सेठ, इसके बारे में बता चुके हैं हम कई बार। लीला सेठ कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें
कि हाई कोर्ट के मतलब कि अगर बात करें कि पहली महिला न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट की, तो वो है अन्ना चांडी। ये बनी थी 1959 में, केरल की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो और ये जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त की जाती है, ये आर्टिकल 217 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ और कुछ फैक्टर बता देते हैं कि हाई कोर्ट में मतलब भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 29। और अभी जो 29 है मतलब कि जो नवीनतम है वो कौन सा है, अमरावती हाई कोर्ट, ये भी क्लियर हो गया होगा। और अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था चर्चा में था कि देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कहाँ की बनी है, अपने देश की, भारत देश की, तो वो केरला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन सा है। तो क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दुनिया के केंद्रीय बैंक में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन सा है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो सेकंड नंबर का बता रहा है कि ये तो सेकंड नंबर पर है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा आया है, तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो है बैंक ऑफ थाईलैंड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ फैक्ट बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है जानना। ये अगर बात करें कि एक है गोल्ड हब, इसको पहले देखते हैं ये क्या है, गोल्ड हब क्या है। गोल्ड हब क्या कहा मैंने, गोल्ड हब। तो ये गोल्ड हब है, ये इसी ने बताया, इसी के अनुसार इसने क्या कहा कि भारत का जो स्वर्ण भंडार है, भारत का जो गोल्ड रिजर्व है वो दुनिया में, गोल्ड रिजर्व की बात कर रहा है, रिजर्व की बात, दुनिया में जो गोल्ड रिजर्व है इसका स्वर्ण भंडार है वो दुनिया में किस नंबर पर है, ये नौवां सबसे बड़ा भंडार है। ये कौन कहता है, गोल्ड हब के अनुसार है। गोल्ड हब क्या है, तो गोल्ड हब ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल मीन टू से विश्व स्वर्ण परिषद, गोल्ड हब जो है विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि इंग्लिश में क्या है तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो इसकी क्या है, एक वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियली एक वेबसाइट है जो क्या करती है, कीमती धातु से संबंधित सभी डेटा का क्या करती है, रखरखाव करती है। गोल्ड हब जो है ये जिसकी मैंने बात की वो क्या है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो इसी की क्या है, ये एक वेबसाइट है जो ये क्या करती है, कीमती धातु जो है उनसे संबंधित सभी डेटा का ये क्या करती है, रखरखाव करती है। ये इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें दिसंबर 2021 तक की बात करें, उसके अंत तक की बात करें, मतलब इसके लास्ट में जो रिकॉर्ड आई सामने, तो उसमें ये बताया गया कि RBI जो है ये सोने का भंडार जो कि 2021 के अंत तक वो था 754.1 कितना था, टन था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो इतना तो मैंने बताया कि RBI का जो गोल्ड रिजर्व था वो यहाँ तक की डेट में कितना था, 754.1 टन था। अब जो गोल्ड रिजर्व था ये इसके जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसका कितना प्रतिशत था, 6.22% था। कितना परसेंट था, 6.22% था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अब हम लोग कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि पहला तो मैंने बता दिया था आप लोग को कि बैंक ऑफ थाईलैंड है, कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड है उसने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा, जबकि RBI की बात करें तो उसका जो कुल सोने का भंडार था वो 754.1 टन तक ले जाते हुए 77.5 मीट्रिक टन खरीदा। तो ये कितना टन खरीदा वो मैटर नहीं करता, बस इतना जितना मैंने फैक्ट ऑलरेडी बताया उतना ही याद रखिए, बाकी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं कुछ और फैक्ट देखते हैं। जैसा मैंने बताया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात की अभी मैंने, तो इसके जो CEO हैं वो कौन है, डेविड टैट हैं, टाटा है लास्ट में।
और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। क्लियर हो गया होगा। इसकी स्थापना की बात करें, किसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1987। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष कौन है, तो वो है अध्यक्ष, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है केल्विन दुश्रिन, ये आधा नाम है, दुश्रीनश्की, क्या नाम है इनका, दुश्रीनश्की इनका नाम है, थोड़ा टफ नाम है, दुश्रीनश्की नाम है इनका। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आरबीआई के बारे में मैंने तो कई बार बताया, किसका जो है यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। 1 अप्रैल 1934 एक्ट मतलब आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार मैंने ये सब बता दिया, अब तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्माइल योजना का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया स्माइल योजना का शुभारंभ। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये, एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पर है, स्माइल योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो पहले देख लेते हैं स्माइल के स्पेलिंग क्या होती है। स्माइल, अब आप लोग के माइंड में आ रहा है कि स्माइल की स्पेलिंग क्यों बता रही है, तो सबको पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन स्माइल की स्पेलिंग के साथ क्या जुड़ा है, इसका फुल फॉर्म जुड़ा है। तो इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं कि स्माइल यानी एस का मतलब क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट फॉर। एम का मतलब एक मिनट, मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड। आई का मतलब इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, INDIVIDUALS, इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब आजीविका होता है। एंड इंटरप्राइज, एंड इंटरप्राइज, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हिंदी में बोलें कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन। फिर से एक बार बोल रहे हैं इसकी हिंदी, आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन। ये स्माइल का फुल फॉर्म है, जो कि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया। तो ये योजना स्टार्ट की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये तो चलो ठीक है, क्लियर हो गया, लेकिन ये किसके मतलब किस लिए स्टार्ट की गई, क्या रीज़न है इसका, तो इसका रीज़न बता देते हैं। तो ये जो योजना है, स्माइल जो योजना है, ये ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनके लिए, और जो भीख मांगने के कार्य में लगे हुए हैं, भीख मांगने के कार्य में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये योजना डिज़ाइन की गई है। तो ये जो योजना है, इसके दो उप योजना है, मतलब इस योजना के 2 सब डिवीज़न किए गए हैं। पहला क्या है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की योजना है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की ये योजना है। और सेकंड जो है, भीख मांगने के कार्य में जो लगे हुए हैं उनके व्यापक पुनर्वास के लिए ये योजना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं कि जो भिक्षावृत्ति की स्थिति है भारत में, ये मैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताऊंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भिक्षावृत्ति की स्थिति है भारत में, तो वो कुल संख्या तो बहुत ज़्यादा है, कुल संख्या तो नहीं बताएं, इससे हमको डेटा नहीं बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, लेकिन फिर भी एक बड़ा देख लीजिए कि कितने हैं, 413,617, 4,13,670 कुल संख्या है। मतलब कि जो इसकी पिछली जनगणना थी उसके बाद से क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है।
और अगर स्टेट की बात करें, स्टेट वाइज की सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ऊपर कौन है ये भिक्षावृत्ति के मामले में, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है इसमें सबसे ऊपर है। और सेकंड नंबर पर देखें तो उत्तर प्रदेश है, और थर्ड नंबर पर देखें तो कौन है, बिहार है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और 2011 की जनगणना के ही अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि लक्षद्वीप में जो है भिखारियों की संख्या अगर देखी जाए तो मुश्किल से ओनली 2 ही है। तो यूटी में सबसे अधिक देखा जाए तो उस टाइम जो थे 2011 में सबसे ज़्यादा नई दिल्ली में भिखारी थे, और उसके बाद चंडीगढ़ में। तो ये आपको फैक्ट थोड़ा बहुत मोटा मोटा याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन ऑयल बोर्ड में फंक्शनल डायरेक्टर का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्या क्वेश्चन कहा मैंने, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इंडियन ऑयल बोर्ड में फंक्शनल डायरेक्टर का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? शुक्ला मिस्त्री। दिखा देते हैं कौन है शुक्ला मिस्त्री, जस्ट वेट। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये हैं शुक्ला मिस्त्री। IOCL में पहली बार किसी महिला ने हासिल किया डायरेक्टर का पद, देख लिए होंगे आप लोग। तो चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में, एक मिनट। तो ये जो हैं, तो ये जो शुक्ला मिस्त्री हैं, ये जो देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है और ईंधन विपणन कंपनी है जिसका नाम क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC। तो इस लिमिटेड की इस मतलब कंपनी के में ये पहली महिला निदेशक के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। और ये जो शुक्ला मिस्त्री हैं ये IOC बोर्ड में पहली महिला निदेशक हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड उसकी, और जो रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है उस बोर्ड में भी ये निदेशक का पद संभालेंगी। तो ये आपको क्लियर, वैसे आप बस इसको याद रखिए कि IOC में पहली बार ये शुक्ला मिस्त्री का पदभार संभालने वाली पहली महिला हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूनानी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यूनानी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ल्ड यूनानी डे, हिंदी में विश्व यूनानी दिवस। ये विश्व यूनानी दिवस है जो हर साल क्या करते हैं, 11 फरवरी को मनाते हैं। तो ये जो है, ये विश्व यूनानी दिवस जो है, ये रोग निवारण और जो उपचारात्मक दृष्टिकोण है उसी के जरिए जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है उसके मदद से जो स्वास्थ्य देखभाल सेवा है उसके बारे में क्या करना है, जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्तर पर ये हमेशा क्या करते हैं, हर साल मनाया जाता है। इस जो विश्व यूनानी दिवस है इसके जो यूनानी विद्वान हैं, यूनानी विद्वान, उनका क्या नाम है, हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान। तो उन्हीं की जयंती को, ये विश्व यूनानी दिवस जो है हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। और हकीम अजमल खान की बात करें तो ये नई दिल्ली की जो जामिया मिलिया इस्लामिया है उनके संस्थापकों में से एक हैं हकीम अजमल खान। तो ये भी आपको क्लियर, जो क्या थे, एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यूनानी चिकित्सक थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय ने 2016 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। कब घोषणा की थी इसको मनाने के लिए? 2016 में इसको मनाने के लिए घोषणा की गई थी। तो ये आपको क्लियर है, घोषणा की, और 2017 से ये क्या है, हर साल मनाया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि ये जो केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो ये भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, हैदराबाद में है। क्या लाइन मैंने बोली है, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके जनक कौन है ये भी मैंने बता दिया, हकीम अजमल खान। इन्होंने जो हकीम अजमल खान जी जो हैं थे, इन्होंने 1921 का 1921 के जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर अध्यक्षता की थी? अहमदाबाद में।
अहमदाबाद ने 1921 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आयुष मंत्रालय के द्वारा जो घोषणा की थी, मैंने अभी नाम लिया, तो जो आयुष मंत्री हैं, आयुष मंत्री वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो मतलब कि भारत में देखा जाए तो 11वीं शताब्दी के लगभग अरब और फारसियों के द्वारा इसको पेश किया गया था, या इसको मतलब किसको? ये यूनानी चिकित्सा को। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखें कि जो आयुष, बार बार आयुष बोल रहे हैं, तो ये आयुष देख लेते हैं। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी कह सकते हैं, यू से यूनानी, एस से सिंध एंड एच से होम्योपैथी। ये भारत सरकार का क्या है? एक अंग है। तो ये आयुष मंत्रालय जो है भारत सरकार का क्या है? एक अंग है। तो ये इसीलिए AYUSH ये फुल फॉर्म है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि नेशनल सेंटर NCOE, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर, CCU, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है IIT बॉम्बे में किया जा रहा है। तो ये जो DST है, DST का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने IIT बॉम्बे में इसको मतलब इस सेंटर को, इस संस्थान को, इस इंस्टीट्यूट को स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये भी आप मतलब स्थापना, घोषणा नहीं की, स्थापना की है, स्थापना हो चुकी है। तो ये स्थापना कहाँ पर हुई है? IIT बॉम्बे के अंदर हुई है। तो ये भारत का पहला ऐसा केंद्र है जो DST के द्वारा, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा केंद्रीय रूप से ये वित्त पोषित है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो संस्थान है ये क्या करती है? CCU का मतलब C से कार्बन, C से कैप्चर एंड U से यूटिलाइजेशन। तो ये कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्रौद्योगिकी की क्षमता की क्या करता है? खोज करता है। जो भारत का लक्ष्य है, क्या भारत का लक्ष्य है? जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को प्राप्त करना जो उसका लक्ष्य है, उसमें ये क्या करेगा? हेल्प करेगा ये संस्थान। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो NCOE अभी मैंने बताया, ये OE जो है एक्सीलेंस, NCOE, तो ये जो है ये इसका जो एक बहुत मतलब ये क्या करता है? दीर्घकालिक अनुसंधान के रूप में, मतलब इसका क्या है कि एक बहुविषयक निकाय के रूप में ये विकसित, इसका लक्ष्य जो है कि हमें क्या करना है? बहुविषयक निकाय के रूप में विकसित होना है, जो क्या करेगा? एक लॉन्ग टर्म में क्या करेगा? रिसर्च करेगा और एक एजेंसी के साथ ये क्या करेगा? सहयोग करेगा। जो इसका जो पर्पज है, इसका जो उद्देश्य है, कार्बन कैप्चर और उसके उपयोग को CCU, कार्बन कैप्चर और उपयोग के क्षेत्र में क्या करना? क्षमता निर्माण केंद्र बनना भी है। इसका जो लक्ष्य है ये यही है। तो जैसा कि मैंने कई बार बताया कि कार्बन न्यूट्रल जो भारत का लक्ष्य है वो 2070 घोषित किया गया है, एंड ऊर्जा स्वतंत्रता लक्ष्य 2047 है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? तो जो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य है 2070, तो ये इसमें क्या करेगा? ये जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन है उसमें ये क्या करेगा? ये संस्थान हेल्प करने वाला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं। और जो COP26 मैंने कल भी शायद डिस्कस किया था, COP26 जो है ये कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। और COP27 कहाँ होने वाला है 2022 में? मिस्र में होने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 3 दशक के बाद तितली के दुर्लभ प्रजाति, कौन सा दुर्लभ प्रजाति है? साउदर्न डफर को देखा गया है। तितली की जो दुर्लभ प्रजाति है क्या है? साउदर्न डफर। तो इसको खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया है? नीलगिरी पहाड़ी पर खोजा गया है। तो ये जो दुर्लभ तितली की जो प्रजाति है साउदर्न डफर जिसको कहते हैं, तो ये कहाँ के लिए? पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ये ध्यान रखना है, स्पेशली UPSC एंड PCS। तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका के लिए ये स्थानिक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देते हैं कि ये स्थानिक के लिए वो दे देगा कि या तो केवल भारत में ही स्थानिक है, या फिर बोल देगा या श्रीलंका के लिए स्थानिक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये स्थानिक है वो कहाँ के लिए? पश्चिमी घाट और श्रीलंका के लिए स्थानिक है।
और देखा जाए तो ये जो तितली की जो दुर्लभ प्रजाति है साउदर्न डफर, ये नीलगिरी में अगर देखा जाए तो इसका पहला रिकॉर्ड कब देखा गया था? 1888 में था। उसके बाद से अभी इसको देखा गया है। तो तितली की एक जो नहीं, उसके बाद से नहीं, जो पहला इसका रिकॉर्ड था 1888 में था, और भी 2-3 बार देखी गई होगी, लेकिन अभी जो है दुर्लभ है, ये दुर्लभ कैटेगरी में डाला गया है। तो ये अभी देखा गया है कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। और ये जो ये इस प्रजाति का जो नाम है, जिसको साउदर्न डफर तो कहा ही गया है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको 1 मिनट यहाँ लिख दे रही हूँ, डिस्कोफोरा, डिस्कोफोरा लेपिडा। 1 मिनट गाइस, फिर से लिखना पड़ेगा, डिस्कोफोरा लेपिडा, जिसको आमतौर पर क्या कहा जाता है? साउदर्न डफर, यानी कि हिंदी में कहें तो उसको दक्षिणी डफर, सॉरी ये डा है, दक्षिणी डफर, तो इस रूप में जाना जाता है। तो इसकी अभी 3 दशक, यहाँ ये लिखा है ना, कितने दशक बाद? 3 दशक के बाद इसको क्या किया गया है? अभी खोजा गया है नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो तितली है, ये मैंने बता ही दिया कि पश्चिमी घाट और श्रीलंका के लिए स्थानिक है, और वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये संरक्षित है। और इसका और ये जो दक्षिणी डफर है, ये भारत में देखा जाए तो कहाँ पर? पश्चिमी घाट में, मैंने बताया पश्चिमी घाट में स्थानिक है। तो दक्षिणी भारत में कहाँ पर? तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, तो केरल के आवासों तक ही ये सीमित है, इससे ज़्यादा ये कहीं पर नहीं है। तो ये आपको क्लियर, हाँ आपको ये दिखा दे रहे हैं इमेज में, ये है साउदर्न डफर, ये आपको क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर चलिए नीलगिरी की बात आई ही है तो 1 मिनट गाइज, नीलगिरी की बात आई है तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, उसको डिस्कस कर देते हैं। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? दोदा, 1 मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया, दोदा बेट्टा, ये है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, क्या है? दोदा बेट्टा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये नीलगिरी जो है, ये इसके पास क्या है? जो पूर्वी घाट है, पूर्वी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं ये सब, पूर्वी, 1 मिनट, क्या लिखते हैं कुछ समझ ही नहीं आता, 1 मिनट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये कहाँ पर आकर के मिलती हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर ही मिलती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आकर के यहीं पर मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर। तो ये क्लियर। और यहाँ पे जो जनजाति रहती है वो कौन सी जनजाति रहती है? टोडा जनजाति रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच जो दर्रे हैं उसका क्या नाम है? पालघाट दर्रा है। अन्नामलाई और कार्डामम जो है, कार्डामम मतलब इलायची की जो पहाड़ी जिसको कहते हैं, इसके बीच का जो दर्रा उसको कौन सा दर्रा कहते हैं? सनकुट्टा दर्रा कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी केरल के बारे में बहुत सारा, वायनाड मैंने बताया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ये आप सब ध्यान रखिएगा, कई बार बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेग्नियर, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस के जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जिसका क्या नाम है? लुक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। इनके द्वारा किस वायरस की खोज की गई थी? मॉन्टेग्नियर, तो इनके द्वारा जो खोज की गई थी वो किसकी है? HIV वायरस की इनके द्वारा खोज की गई थी। HIV जो एड्स का कारण बनता है, एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज की गई थी। और इसी के खोज के कारण इनको क्या किया गया था? 2008 में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ये 89 की ईयर में इनकी क्या हुई है? डेथ हुई है। और इसकी जो HIV की खोज हुई थी वो कब हुई थी? 3 जनवरी 1983 में हुई थी, 1983 में। इससे ज़्यादा फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है, बहुत है इतना। तो ये आपको, और हाँ, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देख लेते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, एक इंडेक्स आया है, क्या है? टॉम। तो इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाले शहर के मामले में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें देखना है कि जो मुंबई है उसको किस स्थान पर रखा गया है? उसको रखा गया 5th रैंक पर रखा गया है।
इस इंडेक्स के अनुसार 2021 में दुनिया का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है उस मामले में मुंबई को 5वां स्थान दिया गया है, और बेंगलुरु को देखा जाए तो बेंगलुरु को कौन सा स्थान दिया गया, 10वें रैंक पर रखा गया है। ये आपको क्लियर कर रखना है, ये क्लियर हो गया होगा। 5वें स्थान पर किसको, मुंबई, और बेंगलुरु 10वें रैंक पर है। और ये जो ट्रैफिक है, टॉम ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक है इसके अनुसार 58 देशों के 404 सिटीज़ में दिल्ली और पुणे, जो दिल्ली है इस रैंकिंग में 58 देशों के 404 शहर हैं, जिसमें दिल्ली को कौन सी रैंक दी गई है, 11 नंबर की, और दिल्ली और पुणे दोनों 11वें नंबर पर हैं। और नहीं, एक मिनट गाइस, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। दिल्ली और पुणे, दिल्ली को 11 और पुणे को 21वें रैंक पर रखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखा जाए कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, चलो ये तो 5th हो गया, 10th मैंने बता दिया, लेकिन फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला जो शहर है तो उसमें देखा जाए तो वो है तुर्की का जो है इस्तांबुल शहर, यहाँ सिटी की बात हो रही है, सिटी की, तो तुर्की का जो इस्तांबुल सिटी है इसको क्या है, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है। सेकंड नंबर पर देखें तो वो मास्को है, और मास्को कहाँ पर स्थित है, मास्को सिटी कहाँ पर स्थित है, तो रशिया, तो रूस के मास्को में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स है ये इस बार का 11वां नंबर का था जो जारी किया गया है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैंतालीसवें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल थीम देश है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 45 अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल थीम देश है। कौन सा फोकल थीम देश है, बांग्लादेश है। पहले तो यह ध्यान रखना कि जो कोलकाता पुस्तक मेला है वो किस नंबर का, 45 नंबर का है, मतलब 45वां, और ये इसका फोकल थीम देश कौन सा रखा गया, बांग्लादेश रखा गया है। तो जो बंगबंधु हैं उनकी जो जन्मशती है और बांग्लादेश की जो आज़ादी है उसके 50 ईयर्स, 50 साल दोनों के 50 साल हो गए हैं, तो इसीलिए इस साल की जो थीम रखी गई है वो बांग्लादेश रखी गई है। बांग्लादेश दिवस जो है 3 और 4 मार्च को मनाया जाएगा, बांग्ला दिवस 3 और 4 मार्च को मनाया जाएगा, ये क्लियर हो गया होगा। और इस मेले का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है, ये उद्घाटन 28 फरवरी किया जाएगा। 28 फरवरी को ममता बनर्जी जो कहाँ की, वेस्ट बंगाल की सीएम हैं, उन्हीं के द्वारा ये उद्घाटन किया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोलकाता पुस्तक मेले को इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन, इस पुस्तक मेले को इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन जो कि जिनेवा में है उससे मान्यता मिली थी, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कोलकाता पुस्तक मेले में बांग्लादेश के अलावा देखा जाए तो ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, इटली, जापान, ईरान, स्पेन, अर्जेंटीना और भी अन्य जो लैटिन अमेरिकी देश हैं वो भाग लेने वाले हैं। और कोलकाता के सीएम तो मैंने बता ही दिया। राज्यपाल की बात करें तो वो कौन है कोलकाता के, जगदीप धनखड़, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सैटरडे स्पेशल। और सैटरडे स्पेशल जैसा कि टॉपिक मैंने बताया था, बाद में बताएंगे, तो आपको दिख ही गया होगा कि आज का स्पेशल टॉपिक क्या है, राज्यपाल है। जो कि राज्यपाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए। ये कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल पूछ लेगा या फिर कोई स्टेटमेंट के थ्रू कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलिए जितने इंपॉर्टेंट है फटाफट देख लेते हैं, इसको बहुत ही जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी टॉपिक है तो जो भी माइंड में आएगा हम उस हिसाब से बताते चलेंगे। चलते हैं देख लेते हैं। तो राज्यपाल जो है
पहले देख लेते हैं ये क्या होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बस बोलेंगे, आप लोग अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगेगा अपना नोट करिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट सभी बताएंगे। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, और ये राज्यपाल जो होता है ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रतिनिधि या एक शब्द में कह दे तो एजेंट के रूप में। 2 लाइन मैंने बोली, दोनों इंपॉर्टेंट है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, और सेकंड केंद्र का ये प्रतिनिधि यानी एजेंट होता है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर्टिकल जो 153 है, जो हमारा संविधान है, उसके आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक, 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। 153 से 162 तक इनकी भूमिका का वर्णन किया गया है। जो इम्पोर्टेंट है सारे वही इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताएंगे। आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 के अनुसार ये है कि जो राज्य है, हर राज्य में एक क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। देश में प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि एक ही व्यक्ति को, जो लाइन बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो यस, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जो राज्यपाल होता है उसकी मतलब कैसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, क्या योग्यता है? तो पहली तो ये होनी चाहिए कि भारत का वो क्या हो, नागरिक हो। भारत का क्या हो, वो नागरिक हो। तो ये स्टेटमेंट में देता है कि उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। तो जन्म और उससे नहीं मतलब है, हमें क्या मतलब है कि वो क्या हो, खाली भारत का नागरिक हो, बस इतना ध्यान रखना है। और उसकी जो एज होनी चाहिए राज्यपाल की, वो कितनी हो, न्यूनतम 35 ईयर्स का होना चाहिए। और थर्ड क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो लाभ का पद कोई धारण ना करता हो। फोर्थ का योग्यता होनी चाहिए उसकी कि वो संसद या किसी राज्य विधानमंडल का क्या हो, सदस्य ना हो। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल जो 155 क्या कहता है? आर्टिकल 55 क्या कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये आर्टिकल 155 कहता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 163 क्या कहता है? आर्टिकल 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति दी गई है। राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति मतलब अपने विवेक से भी काम करने की शक्ति दी गई है। मतलब उसका जो अपना विवेक है, स्वविवेक संबंधी कार्य में वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए वो बाध्य नहीं है। स्वविवेक का मतलब क्या, हम अपने ही विवेक से करेंगे। तो ये उसका 163 के तहत ये अधिकार उसको दिए गए हैं। तो अगर बात करें कि क्या नाम है कि देश में जो राज्यपाल का पद संवैधानिक व्यवस्था के तहत, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये संवैधानिक राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है वो राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। जैसे कि हमारे केंद्र में देखा जाए, संघ में देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक मात्र होता है, और जो संघ की जो सभी कार्यवाहियाँ होती हैं, देश की सभी कार्यवाहियाँ होती हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। एज लाइक क्या होता है कि जो राज्य की सभी कार्यवाहियाँ होती हैं वो राज्यपाल के नाम पर होती हैं। मतलब एक मात्र ये औपचारिक प्रमुख है, तो जो कार्यवाहियाँ होंगी उसी के नाम पर होती हैं। बाकी जो वास्तविक शक्तियाँ राज्य की होती हैं वो मुख्यमंत्री के उसमें होती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो कि मैंने बताया कि ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है, एजेंट होता है। तो ये जो मतलब संघीय प्रणाली का ये क्या है, भाग है। राज्यपाल जो है भारतीय राजनीति की संघीय प्रणाली का एक भाग है। मतलब कि ये केंद्र और राज्य के बीच जो होता है, ये केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, एक एजेंट का मतलब एक सेतु के रूप में कार्य करता है। केंद्र और राज्य के मध्य क्या करता है, एक सेतु के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इनके शक्तियों की बात की जाए, इनके कार्य की बात की जाए राज्यपाल के, तो कई शक्तियां हैं इनके, कई कार्य हैं। जैसे कार्यकारी संबंधी शक्तियां इनकी हैं, कार्यकारी संबंधी है, और विधायी संबंधी शक्तियां हैं, वित्तीय संबंधी शक्तियां दी गई हैं, न्यायिक संबंधी शक्तियां दी गई हैं। तो ये सारे इनके क्या हैं, शक्तियां हैं। तो कार्यकारी शक्ति संबंधी शक्तियां का मतलब ये आर्टिकल 154 के तहत है। आर्टिकल 154 के तहत इनको कार्यकारी शक्तियां कार्यकारी मतलब कि प्रशासनिक शक्तियां उनको दी गई हैं। तो जैसे कि
मतलब इन राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रशासनिक शक्ति में दो अंतर हैं। कौन से दो अंतर हैं? वैसे तो सारी शक्तियां सेम है। राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति जिसको पता है वो राज्यपाल का ऑलरेडी कर लेगा, बस इसमें दो डिफरेंस है। क्या दो डिफरेंस है? कि उसे सैनिक शक्ति प्राप्त नहीं है, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है? जो मतलब दो प्रकार की नियुक्तियां जो प्रांतीय स्तर की होती हैं उसमें राज्यपाल शक्ति नहीं है। मतलब कि और ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ना तो नियुक्त करता है और ना ही पदमुक्त करता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ना, वैसे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है वो तो राज्य के उसमें आता है, तो उस हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन क्या है संविधान में ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ना तो ये नियुक्त कर सकता है और ना ही ये पद मुक्त कर सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इनके जो हाई कोर्ट के न्यायालय और मतलब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश और चीफ जस्टिस हैं उनकी जो नियुक्ति और पदमुक्ति का कार्य हो किसका है? राष्ट्रपति का। क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो मतलब कि जो SPSC है, स्टेट PCS, इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाते कौन है? पदमुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं कि स्टेट PCS का मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, जो ना समझ पाया हो तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त तो करता है लेकिन पदमुक्त नहीं कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना। और विधायी शक्ति जो मैंने बताई थी, विधायी शक्ति दूसरी, तो विधायी शक्ति में क्या था? सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, तो ये सारा उसमें आता है। और मैंने क्या बताया था कि वित्तीय शक्तियाँ बताया मैंने। वित्तीय शक्तियाँ तो वित्तीय तो ऑलरेडी पता होगा क्या है। न्यायिक शक्तियों में जैसे कि क्या होता है कि क्षमादान करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, तो क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 के तहत आती है। 161 के तहत आती, इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है क्षमादान की, और 161 के तहत इसको दी गई है, राज्यपाल को। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के अगर क्षमादान की शक्ति को देखें तो इसमें दो डिफरेंस हैं। कौन से दो अंतर हैं? कि राज्यपाल तो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति तो दे देता है, मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, बट राज्यपाल नहीं कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध क्षमादान नहीं दे सकता। यही दो डिफरेंस है, बाकी सेम वही है जैसा कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और स्वाविवेकीय शक्ति जो है 163 के अनुसार है। तो 163 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि 163 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख क्या होगा? CM होगा। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। और राज्यपाल, ये आर्टिकल 163 का क्लॉज 1 कहता है। तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद उन सभी मामलों में सलाह देगी जिसमें राज्यपाल से स्वाविवेक से कार्य करने की अपेक्षा नहीं की गई है। मतलब अगर स्वाविवेक से कार्य करने की अपेक्षा की गई तो वहाँ पर तो उनकी सलाह वो नहीं मानेगी, लेकिन क्योंकि उसको स्वाविवेक से कार्य करने की शक्ति दी गई है। लेकिन और बाकी सभी में इसको क्या की गई है? राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से को उन सभी मामलों में सलाह देगी जिसमें मतलब उन सभी मामलों में सलाह देगी एक्सेप्ट जो स्वाविवेक से कार्य करने के लिए नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट बताते हैं कि अगर, और हाँ मेन चीज़ तो भूल गए बताना, कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल इनका क्या है? 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष तो है, लेकिन ये क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि अगर कोई विधेयक है उसको पारित करने में राज्यपाल का क्या रोल है, क्या कार्य है उनके, तो आर्टिकल 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 जो है इसके तहत राज्यपाल को क्या क्या शक्ति दी गई है? आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को क्या शक्ति दी गई है कि वो मंजूरी किसी विधेयक को दे सकता है। लिखेंगे नहीं, बस सुनिए कि इसके क्या क्या कर सकता है। आर्टिकल 200 के तहत, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, कि वो राज्यपाल किसी विधेयक को क्या कर सकता है? या तो मंजूरी दे सकता है, दूसरा क्या कर सकता है? या तो सहमति रोक सकता है उस पर, तीसरा क्या कर सकता है कि विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए उसको वापस कर सकता है, कि इस पर पुनर्विचार कीजिए, उसको वापस भेज सकता है। एक और इसको शक्ति है, चौथी शक्ति इसकी क्या है कि वो क्या कर सकता है? उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको आरक्षित कर सकता है। तो ये 4 उसको अधिकार हैं आर्टिकल 200 के तहत
राज्यपाल को किसी विधेयक को पारित करने के लिए। तो ये क्लियर हो गया। और इनमें से किसी भी कार्य के लिए जो इसको कार्य दिए गए, चारों दिए बताए गए, इनमें संविधान में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कहाँ पर? संविधान की बात की, संविधान में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अब बात करते हैं आर्टिकल 201 के तहत। अब इस आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्टिकल जो 201 कहता है, ये कहता है कि जब कोई विधेयक, मतलब जो राज्यपाल को तो 4 शक्तियाँ थी कि वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित रख सकता है। तो अब क्या होता है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है, आरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करती है? राष्ट्रपति उस पर क्या करती है? तो इस आर्टिकल 201 के तहत क्या करती है? या तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकती है या उस पर सहमति को रोक सकती है। समझ में आया कि या तो उसको विधेयक पर सहमति दे सकती है या उसको रोक सकती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि राज्यपाल जो है विधानमंडल को विधेयक वापस करने का निर्देश भी दे सकता है, लेकिन कब दे सकता है? अगर वो धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक वापस करने का कोई भी वो है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और सदनों को विधेयक प्राप्त होने के सदन को विधेयक प्राप्त होने के, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विधेयक प्राप्त होने के 6 माह की अवधि के अंदर, ये 6 मंथ इंपॉर्टेंट है, इसके भीतर उस पर क्या होना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना होगा 6 मंथ के अंदर। तो ये क्लियर है। और सदन क्या करे? विधेयक को चाहे परिवर्तन करके या बिना किसी परिवर्तन के फिर से पारित कर सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ अगर बात करें तो जैसे कि 157 आर्टिकल, एक मिनट गाइस, आर्टिकल अब नोट कर लीजिए, 157 एंड 158 जो है, यहाँ पर राज्यपाल के पद के संबंधी जो योग्यताएं हैं उसके बारे में बात की गई है कि क्या आवश्यकताएं हैं। आर्टिकल 157 और 158 के लिए है। 161 में तो मैंने बता ही दिया क्या था कि उनके क्षमादान और दंड विराम आदि की शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं। और 163 भी मैंने बता ही दिया कि वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन, जिसमें क्या किया जाएगा? राज्यपाल को सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। और आर्टिकल 164 जो है, आर्टिकल 164 जो है, इसके तहत जो मुख्यमंत्री हैं और अन्य मंत्री की नियुक्ति क्या की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल 164 कहता है। आर्टिकल 200 मैंने बता ही दिया है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 213 के तहत क्या होता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की क्या है? शक्ति है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे थे अभी तक, जितना मुझे माइंड में था, मैंने सारे बता दिए हैं। कुछ छूटा होगा तो फिर बीच बीच में तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, तो माइंड में आता रहेगा, तो वो चीज़ें मैं डिस्कस करती रहूँ। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जहाँ तक मुझे लग रहा था, मैंने सारे आपको पॉइंट बता दिए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एक और फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन छूट गया मुझसे लेने से। चलिए थर्ड से देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। फरवरी में 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अदिस अबाबा, इथोपिया। और फोर्थ क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन स्किप हो गया मुझसे, नहीं ले पाई मैं स्क्रीनशॉट उसका। तो चलिए आज थर्ड से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को तो सब वैसे भी पता हो गई। फरवरी 2022 में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? एस किशोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 9 फरवरी 2022 को किसे 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? अटल सुरंग। UNEP, ये डी नहीं EP होगा, मैंने उसी दिन क्लियर किया था। ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? महाराष्ट्र सरकार। दुबई एक्सपो में प्रस्तुत वैश्विक उद्यमिता निगरानी 2021-22 रिपोर्ट में नए कारोबार की सुगमता के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? 4th नंबर पर है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के खंडवा में। IPL 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम 9 फरवरी 2022 को क्या रखा गया? गुजरात टाइम्स रखा गया है। और लखनऊ का क्या था? लखनऊ टाइम्स ने टाइटन्स है, और लखनऊ का क्या रखा गया था? लखनऊ टाइटन्स से रखा गया था। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सालाना सूची में भारत 2021 में LED प्रामाणिक हरित इमारतों के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? 3rd नंबर पर है। 10 फरवरी 2022 को RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में
रेपो रेट कितने परसेंट रखी गई है? 4% रखी गई है। और वो जो आईआईटी बॉम्बे ने डीएसटी के तहत स्थापना की है, ये यही है, देख रहे होंगे आप लोग। बाकी ये देखिए, हर 11 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस, और ये इस बार का जो था 4th नंबर का यूनानी रैंक था। ये शायद मैंने ये पॉइंट बताना भूल गई है, वहाँ पे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। 4थे नंबर का इस बार है, आप ऐड कर लीजिएगा उसमें। ये देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया। और ये देखिए स्माइल आजीविका योजना जो कि मैंने आपको बताई है, ये आप स्क्रीनशॉट ले करके अपना ले सकते हैं। ये पीडीएफ तो हम वहाँ शेयर कर देंगे अपने चैनल में। लक्ष्य तक आपके साथ चैनल है टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिए जो भी नहीं ज्वाइन किया है, और वहाँ से ये कलेक्ट कर सकता है पीडीएफ, हम उसको शेयर कर देंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इसको देख लीजिएगा। बाकी कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और गाइज इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब जो नए हैं वो तो ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बस आज इतना ही, थैंक यू सो मच।